डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के बारे में यहाँ का बच्चा, युवा, महिलाएं, बहनें, बेटियां सब लोग जानती हैं। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन एक दलित परिवार से आते हैं। बचपन से इन्होंने संघर्ष करते हुए इस जिले में एक अच्छी मुकाम पाई, एक ख्याति प्राप्त चिकित्सक बने और अपने मेहनत और हुनर से गोपालगंज का दूसरी बार सांसद बनने का गौरव मिला। वैसे आपको बताते चले, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन देश की आजादी के बाद पहला सांसद है जो गोपालगंज में दोबारा सांसद बनने का अवसर यहाँ की आम जनता ने दिया। तो इनकी इतनी उत्कृष्ट कार्य है, उसी पर आज रेडियो रिमझिम 90.4 में हम परिचर्चा करते हैं, जिसे विशेष करके गोपालगंज के 14 ब्लॉक और 2 अनुमंडल की जनता देखेगी और रेडियो के माध्यम से सुनेगी। तो हमारे माननीय सांसद महोदय, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको और आपकी रेडियो रिमझिम की पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं, ताकि आप दिन दूनी रात चौगुनी रेडियो रिमझिम तरक्की करे और अपने गोपालगंज की जनता, जो हमारे अभिभावक गण हैं, हमारे माता बहनें हैं, भाई बहनें हैं, सबको मैं नए साल का मुबारकबाद देता हूं, ताकि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर गोपालगंज में दोबारा हमें सेवा करने का मौका दिया। जी डॉक्टर साहब, यह बताइए, चूंकि गोपालगंज का प्रथम नागरिक होने के नाते गोपालगंज में जब पहली बार आप सांसद बने तो आपने कौन कौन सा विकास कार्य किया और दूसरी बार आपके दिमाग में कौन कौन सा विकास कार्य करने की योजना है? सबसे पहली बार जब हमारे परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमें इस लायक समझा और हमें सेवा करने का यहाँ से प्रत्याशी बनाया और हमारी गोपालगंज की जनता, हमारी गोपालगंज के सभी परिवारजन हमें आशीर्वाद देकर संसद में भेजा, मैंने प्रयास किया कि अपने गोपालगंज के लिए कुछ करूं और उसी करने के क्रम में मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं कि पहले भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूं कि सबसे पहले मैं यहाँ 4 महीने के अंदर पासपोर्ट कार्यालय खोला। उसके बाद 4 ट्रेनें लेके आई। फिर सबिया एयरपोर्ट, जो एक गड़ा हुआ मुर्दा के रूप में था, जिसकी जमीन की कहीं कोई अता पता नहीं था, उसमें लगकर 1.5 साल में उस जमीन को मैंने खोजा कि जमीन कहाँ है, किसकी है। जब जमीन मिल गई और वह स्पष्ट हुआ कि वो भारत सरकार की है, तो उसको मैंने उड़ान योजना में शामिल कराया। उड़ान योजना में शामिल करने के बाद उसकी प्रक्रिया थी कि बहुत ज्यादा वो अतिक्रमित था। तो मैंने सरकार को लिखा, सरकार ने उसको सर्वे कराया। सर्वे में 1011 लोग अतिक्रमण किए हुए थे और 366.66 एकड़ जमीन अतिक्रमित था 570 एकड़ में जमीन। लेकिन रिकॉर्ड से मिला, जो सरकार को जमीन मिली वो 473 एकड़ के ही पेपर मिले, लेकिन मैप के हिसाब से ये 700 एकड़ की जमीन है। तो 700 एकड़ में अभी हम लोग 473 का पेपर मिला और उसमें अतिक्रमण जो 366.66 एकड़ था, उसमें से 280 एकड़ को हम लोगों ने खाली कराया। जिला प्रशासन, हमारे परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वो 280 एकड़ एरिया को जो आसानी से खाली हो सकता था अतिक्रमण से, उसको किया गया। और बाकी जो परमानेंट लोग घर जो बनाए हुए हैं, उसको ये विचार हुआ कि चूंकि ये प्रोजेक्ट अगर हम लोग सारा अतिक्रमण एक साथ हटाएंगे तो हमारी योजना काफी देर से पूर्ण होगी। तो 280 एकड़ में तत्काल हमारा काम चल जा रहा है, इसीलिए 280 एकड़ को चिन्हित किया गया। उसमें मैं अपने मद से 30 लाख रुपए देकर उसकी पिलरिंग कराई और सीमांकन कराया। उसी वक्त मैंने 17वीं लोकसभा में ही सरकार से, डिफेंस डिपार्टमेंट से मांग किया था उसकी पक्की बाउंड्री और फेंसिंग के लिए। उसके लिए 4 करोड़ 41 लाख रुपए हम लोग के इलेक्शन शुरू होने के ठीक
1 महीने पहले वो पैसा सैंक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद तब तक बहुत जल्द आचार संहिता लग गई, इसलिए वो बाउंड्री नहीं हो पाई। अब आचार संहिता खत्म हुई, हम लोग के इलेक्शन हुआ और पुनः हमारे परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पर विश्वास जताया, उन्होंने टिकट दिया और हमारी गोपालगंज की जनता और आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मिला। मैं पुनः यहाँ से निर्वाचित हुआ। मैं अपने काम में पहले से ज्यादा गति से और पहले से ज्यादा उत्साह से लग गया। तो अभी उसकी हमारे एयरपोर्ट की एक अंतिम प्रक्रिया बची हुई है। अभी मैं ये कहूँ कि बाउंड्री और फेंसिंग की काम शुरू हो गई है। उसमें डिफेंस की एजेंसी काम कर रही है, वो कास्टिंग का काम कहीं और कर रहे हैं। कास्टिंग करके यहाँ लाकर पिलर खड़ा कर देंगे, बाउंड्री खड़ा कर देंगे, फेंसिंग करेंगे। जैसे फेंसिंग होगी उसके बाद अंतिम प्रक्रिया ये है कि सरकार बिडिंग करती है। बिडिंग में एयरलाइंस बिडिंग डालती है। चूंकि बिडिंग की प्रक्रिया इसलिए शुरू हो गई कि सरकार की अपनी अभी कोई एयरलाइंस नहीं है, सारे प्राइवेट में जा चुके हैं। तो बिडिंग में कोई एक भी एयरलाइंस डाल देती है, उसके बाद सरकार उसमें काम लगाना शुरू कर देगी। जो अंतिम प्रक्रिया बची हुई है, इसकी बिडिंग भी जल्द होने वाली है, 2025 में किसी भी समय हो सकती है। ये भी देखा जाता है कि लोकसभा जितना दिन चलता है आपकी उपस्थिति 100% रहती है और गोपालगंज की समस्या के बारे में आप लोकसभा में पुरजोर कोशिश करते हैं, जिसमें दियारा क्षेत्र में 4 लेन सड़क की मांग आपने की, गोपालगंज से पटना जाने के लिए और दूर और महानगरों में जाने के लिए ट्रेन की मांग की। इसके संबंध में कई बार समाचार पत्रों में, अखबारों में, टीवी पर, रेडियो पर यह समाचार आया। इस बातों में कितनी सत्यता है, हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को बताएं। आपको बता नहीं पाया कि 17वीं लोकसभा के दरमियान मैंने क्या क्या और किया। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से उनसे दिशा निर्देश और मार्गदर्शन लेकर मैंने भारत सरकार से डिमांड किया। भारत सरकार ने उसको पूरा किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया, उसके लिए पैसा भी सैंक्शन कर दिया, जो कि अभी अगली प्रक्रिया में वो है। हमारे सदर हॉस्पिटल को जो 100 बेड का था उसको 500 बेड का कराया। वो 500 बेड का आप सब भी देख रहे होंगे कि वो काम करीब 80% काम पूरा हो चुका है। उसको जून 25 तक टाइम दिया गया है कि वो कंप्लीट करके दे दे, ताकि उसमें शुरू हो जाए। और 50 बेड का इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल तिरबिरवा में चिन्हित हुआ है और वो सरकार द्वारा वो भी सैंक्शन हो गया है। लेकिन चूंकि कुछ सरकारी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत वो चीज रुका हुआ है। वो भी जल्द सरकार का आश्वासन है भारत सरकार का कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं। जो उसकी प्रक्रिया होती है कि राज्य सरकार उसको पूरा करके भेज दे, ताकि वहां से फाइनल ऑर्डर आ जाए, टेंडर हो जाए और काम शुरू हो जाए। ट्रेन की बात हुई। ट्रेन मैंने पिछली बार 4 ट्रेनें लाई। अभी मेरा लेकिन एक सपना है कि गोपालगंज से एक ट्रेन हो। गोपालगंज से प्लेन की व्यवस्था तो हम लोग करने के लिए प्रयासरत हैं ही, साथ साथ ट्रेन भी चले, चूंकि प्लेन से सब कोई नहीं चल सकते हैं। ट्रेन और एक बिल्कुल साधारण आदमी भी उससे सफर करता है। इसलिए मेरी एक इच्छा है कि गोपालगंज से दिल्ली एवं अन्य महानगरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था हो। इसके लिए 3 ट्रेनें अभी रेलवे बोर्ड में पड़ी हुई है, जो यहाँ से डिवीजन से और जोन से प्रस्तावित होकर जा चुका है। एक ट्रेन है अपने थावे से बनारस के लिए, एक ट्रेन है थावे से सूरत के लिए, एक ट्रेन है थावे से अयोध्या के लिए। और जो मेरा डिमांड शुरू से चला आ रहा है, उसमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी के चलते नहीं मिल रहे, वो है दिल्ली, थावे से दिल्ली की ट्रेन के लिए। उसके लिए क्राइटेरिया है कि कम से कम यहाँ एक यार्ड चाहिए, पीठ चाहिए और 3 या 4 प्लेटफॉर्म चाहिए कम से कम, जिसकी कमी है, जिसके चलते वो काम रुका हुआ है। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसमें लगे हुए हैं और हमारे माननीय रेल मंत्री जी से मैंने कई बार मिलकर उनसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि ये काम जल्दी शुरू कराया जाए, वहां यार्ड या पीठ का काम शुरू हो, ताकि आगे की प्रक्रिया चले। और इसमें भी रेल मंत्री जी से इस बार फिर मैं मिला था, तो मुझे आश्वासन मिला कि अभी ये प्रक्रिया उन्होंने डाल दिया विचार विमर्श के लिए अपनी कमेटी में, जहां से वो सैंक्शन करते हैं। वो चल रही है प्रक्रिया और मैं आशा करता हूं कि इस बार
कम से कम एक ट्रेन मिले नहीं तो दूसरी ट्रेन को डाइवर्ट करके गोपालगंज थावे होते हुए दिल्ली की तरफ ले जाया जाए, चाहे वो डाइवर्सन छपरा से गोरखपुर के तरफ हो या गोरखपुर से छपरा तक हो। ये यही अल्टरनेटिव है तब तक जब तक कि यार्ड और पिट नहीं बन जाता। एक और है दियर क्षेत्र के बारे में कि चूंकि गोपालगंज जिले में 6 ब्लॉक दियर क्षेत्र में आते हैं और आपने लोकसभा में इसके लिए बहुत जोर लगाया कि एक NH जो है बांध के तरफ से बनाया जाए, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ जी, ये मैंने पिछली दफा भी उठाया था और इस बार तो और भी ज्यादा जोर से इस चीज को उठा रहा हूँ। मैंने कई बार माननीय सड़क और परिवहन मंत्री जी से मुलाकात की कि डुमरिया घाट से यूपी बॉर्डर तक या मंगलपुर पुल तक दोनों में जो पहले हो जाए या एक साथ हो जाए, इसको NH में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो NH में कन्वर्ट करने के लिए भी उसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसमें थोड़ी सी कुछ पॉइंट की कमी है। तो उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सैंक्शन कर दिया राज्य सरकार के फंड से कि उसको डुमरिया पुल से हम लोगों के कम से कम मंगलपुर तक एक सड़क पक्कीकरण इसकी होगी और जब पक्कीकरण राज्य सरकार कर देगी तो भारत सरकार के लिए उसको NH में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। और वहां से भी आश्वासन मिला है। इसके लिए मैंने माननीय अपने प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की, NH के लिए, सब्या के लिए और ट्रेन के लिए, तीनों मुद्दे पर उनसे मैंने मुलाकात की, वहां से भी आश्वासन मिला है। अब चूंकि काम है, धीरे धीरे सब जो प्रक्रिया उसकी होती है, इस प्रक्रिया के तहत काम चल रहा है और काम इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन काम ये होना है। जैसे पिछली बार हम लोगों को बहुत सारा काम हुआ, इस बार भी काम होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है अपने प्रधानमंत्री पर, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर। चलते चलते माननीय सांसद महोदय, आपसे एक ही प्रश्न करेंगे कि आप जो है इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं कि जब तक लोकसभा चलता है वहां भी गोपालगंज की आवाज दमदार तरीके से उठाते हैं और जब क्षेत्र में आते हैं तो गोपालगंज के 14 ब्लॉक और दोनों अनुमंडल में प्रतिदिन भ्रमण का कार्यक्रम रखते हैं। यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है आपको? ये चूंकि हमारी गोपालगंज की जनता, हमारे गोपालगंज के सभी परिवारजन और आप सबका इतना सहयोग और इतना आशीर्वाद मिला जिससे मैं उत्साहित होकर पिछली बार जितना काम किया उससे और ज्यादा पिछली बार सहयोग मिलने के चलते उत्साह मुझे और दुगुना हुई और उत्साह के साथ में और काम में तेजी से लग गया। ये सब आप सबका और हमारी जनता का आशीर्वाद का फल है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है रेडियो रिमझिम 90.4 में इंटरव्यू देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आप लोकसभा और क्षेत्र भ्रमण के बाद समय मिले, रेडियो रिमझिम में आम जनता से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपकी बातों का, आपकी सलाह का मैं अक्षरशः पालन करूंगा और पहले भी करते आया हूं। आपका जो सहयोग मिला है और जो आपने सलाह हमें दी है वो मैं कोशिश करता हूं कि उसको अपने गोपालगंज की जनता के लिए, गोपालगंज की जनता के बीच उसको पूरा करूं। और रेलवे से संबंधित मैं ये बता नहीं पाया अभी जस्ट पहले जी। अभी एक जो बहुत पहले आपने देखा होगा कि एक ट्रैक बना था अपने गोपालगंज से सीधे सासा मूसा जाने के लिए ट्रेन के लिए, जी जी जी, जो बहुत पहले बन के फिर वो समाप्त हो गया जी। उसको उसे व्हाइट ट्रैक कहा जाता है टेक्निकल भाषा में। उस व्हाइट ट्रैक का डिमांड मैंने इस बार किया है कि व्हाइट ट्रैक को पूरा किया जाए ताकि मालगाड़ी बहुत आती है जो सीधे गोपालगंज से सासा मूसा की तरफ मुड़ जाए। और ताकि पहले होता था कि थावे में उसको इंजन की आगे पीछे की बदलाव करना पड़ता था, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। वो भी प्रक्रिया चल रही है सरकार के पास। फिर एक मीरगंज से प्रस्तावित था रेल योजना भटनी तक, लेकिन उसमें पंचदेवरी तक बना था। पंचदेवरी के बाद वो खाली है। उसके लिए भी मैं प्रयास किया है। पिछली बार भी प्रयास किया था तो सरकार ने उस समय कहा था कि फंड की कमी है अभी हमारे सरकार के पास, चूंकि कोरोना 2 साल हम लोगों को तबाह किया था। इस बार उसके लिए मैं पुनः प्रयास
कर रहा हूं कि वो भटनी से देवरिया ये पंचदेवरी जुड़ जाए, और ये हम लोगों को एक रास्ता गोपालगंज के मीरगंज से भटनी तक चला जाए, ताकि इस रास्ते भी लोग डायरेक्ट बनारस चले जाएंगे। और एक हम लोगों का चूंकि सभया हवाई अड्डा प्रस्तावित है, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ी हुई है, उसमें हमेशा कुछ न कुछ काम में तरक्की हो रही है, तो उसके लिए एक बाईपास जो कल ही हम लोगों के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मीरगंज से सभया होते हुए बाईपास को आगे बढ़ाकर उस रोड अगली रोड में मिला दिया जाएगा, ताकि शहर के बाहर लोग सभया एयरपोर्ट पर चले जाएं, शहर से उनका और जाम से मुक्ति मिले। जी, कहा जाता है कि गरीब के लिए बकरी ही गाय होती है, और विशेष करके गोपालगंज की जनता रेडियो सुनना पसंद करती है ऐप के माध्यम से, और जो गोपालगंज की जनता देश विदेश में सऊदीया, कतर, बहरीन विभिन्न देशों में है, वह ऐप के माध्यम से रेडियो को सुनते हैं और यूट्यूब पर और फेसबुक पर हमें देखते हैं। हमारे जिले के प्रथम नागरिक माननीय सांसद महोदय डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने रेडियो रिमझिम के माध्यम से गोपालगंज की जनता से अपील की और अपने कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। इसके लिए हम अपने जिले के प्रथम नागरिक डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को रेडियो रिमझिम के श्रोताओं के तरफ से, दर्शकों के तरफ से और यहाँ के टीम के तरफ से सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जब भी समय मिले अपने कार्यों को विस्तार से रेडियो रिमझिम के प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, ताकि हम आम जनता तक निरंतर पहुंचाते रहें। आपका अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह आप भी हमें मार्गदर्शन देते रहें, ताकि मुझे और उत्साह दुगुना हो और अपने गोपालगंज की जनता की सेवा कर सकूं और गोपालगंज का विकास कर सकूं।